मिनट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। थोड़ा सा इंतज़ार हम कर रहे थे क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है ज़ुहब ने आना था। ज़ुहब आपको पता है कि चाइल्ड स्टार आज से कुछ साल पहले हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके थे, मगर आज इत्तेफाक से वो बस आते आते रास्ते में पता नहीं कहाँ गुम हो गए, वो नहीं पहुँच पाए। तो सलीम भाई हमारे साथ मौजूद थे, तो मैं सोचा अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि बात है कि सारी बात होती है फिल्म के हवाले से अगर बात की जाए या किसी प्रोडक्शन के हवाले बात की जाए, कोई डायरेक्टर जो होता है वो सबसे मेन जो है लीडर जो है टीम का, वो डायरेक्टर ही होता है। और डायरेक्टर से हम तो डायरेक्टर से बात करते हैं क्योंकि एक खुद इनका एक बहुत ही वसी बैकग्राउंड है और बहुत ही अरसे से वाबस्ता हैं और बेशुमार आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराया, बेशुमार लोगों को आगे तक पहुंचाया और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि सलीम दाद साहब से आज कुछ बात करते हैं। सलीम दाद साहब हमारे साथ मौजूद, तो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अजमल भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है सलीम भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद थैंक यू पाकिस्तान पर। और माशाल्लाह से एक अरसे से आप वाबस्ता हैं फील्ड से और चले आ रहे हैं। चले वैसे थोड़ा सा मैं एक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने शुरू में इब्तिदा यहीं से करते हैं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियत आजकल इस वक्त जो है रिसेंटली? अभी तो जैसे कि फिल्म मेरी आर पार है, उसकी रिलीज की तैयारियों में लगे हुए हैं, थोड़ी पोस्ट प्रोडक्शन में। उसके बाद एक दूसरी फिल्म है हमारी कुल्फी, उसमें लेकिन रिसेंटली अभी मैंने कुछ ऐड किए और सबा हमीद जी के साथ एक सीरियल कर रहा था। अच्छा, और अभी कमिंग डेज में नदीम बेग जिनकी भी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज हुई है, तो उनके साथ एक सीरियल है मैं मंटो नहीं, तो वो भी कर रहे हैं। जबरदस्त, मतलब मसरूफियत है बस। अल्लाह का शुक्र है। तो वो अपने लिए वक्त कैसे निकालते मेरा? ये बड़ा ही मुश्किल काम है, ये मेरी बेगम को भी शिकवा रहता है। सही बात है, हकीकत है। मतलब आप वो बात है कि इधर से उधर, और खासतौर पे जब कहते हैं इंसान जो है प्रोडक्शन में होता है तो वो शायद एक्टर तो अपना काम करके चला जाता है, बिल्कुल चला गया, मगर प्रोडक्शन वाला जो है ना वो तो फिर उसके बाद उसका काम भी उसके बाद भी शुरू जारी काम होता है जितना पहले स्टार्ट होता है। बिल्कुल उसके बाद भी वो अभी यार ये चीजें वहाँ है, फिर वो पूरी टीम को लेके चलना, एडी के साथ, एडी तूने क्या किया, तूने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने वो नेक्स्ट सीन के लिए क्या करना है, ये करना वो करना, सारी लंबी कहानी होती है। तो ये तो बाकी तो इसके लिए बाकी अपने लिए वक्त निकालना एक बड़ा कहते हैं जान जोखों का काम है कि यार कि ये थोड़ा सा वक्त भाई बेगम आपके नाम कर रहा हूँ मैं ये नहीं, वो फिर अगर 2-3-4 घंटे मिल जाते हैं तो चले जाते हैं बच्चों के साथ, तो उनकी वो जो शिकवा होता है वो खत्म हो जाता है, टाइम एक्सपेंड होता है घर में एक्टिविटीज। अच्छा सलीम भाई ये बताएं कि कब से मतलब इससे माशाल्लाह इस फील्ड में आप कब से और कैसे आप इन कैसे हुए इसमें, क्योंकि ये तो काफी पुरानी बात है मगर यहाँ तक माशाल्लाह पहुंचे, बड़ा तवील सफर आपका, बड़े आपके हाथों से बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यकीनन आगे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, बड़े बड़े लोग आगे बढ़े हैं, बड़ी बड़ी मतलब फेम प्रोडक्शन जो है वो आपने माशाल्लाह बनाई है। जी, मैंने स्टार्ट किया था 89-90 में स्टार्ट किया था, उस वक्त मैं सेकंड ईयर में था। और क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था पापोश नगर नाजिमाबाद का इलाका है, वो तो सर वो तो अजीम इलाका है, अपने वक्त का बड़ा अजीम इलाका है। जी जी, तो वहाँ हमारे घर से कोई तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पे 2 बड़े मेजर स्टूडियोज थे, एक मॉडर्न स्टूडियो था और एक ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो। जी 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 जी, और हम भी वहीं चक्कर लगाते थे मॉडर्न दोनों साथ ही थे उसको। बिल्कुल, तो हमारे इलाके में सईद रिजवी साहब का घर था और एक बड़े हमारे टीचर है मेंटोर इश्तियाक साहब, कैमरामैन, इज अ वेरी गुड एमआई पिक्चर। जी जी जी, एमआई पिक्चर वही ईस्टर्न ऑफिस जो था, एमआई पिक्चर, इश्तियाक मुश्ताक दोनों। जी 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 जी, तो वो भी वहीं रहते थे, तो हम क्रिकेट खेलते थे, आते जाते कहते थे भाई कोई काम कर लो साथ। सही बात है। तो उनको देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें इश्तियाक हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के बाद जब मैं ग्रेजुएशन पे आया तो मैंने फिर प्लानिंग की कि मैं इस तरफ आता हूँ। तो स्टार्ट में उनके साथ इंटर्नशिप की, कुछ पुरानी पाकिस्तानी फिल्में वो आते थे, जावेद फाजिल साहब और वगैरह, बाज़ार हुसैन, इल्जाम, असलम नाता साहब की फिल्म, दैट टाइम आई वाज असिस्टेंट कैमरामैन, तो असिस्ट करते थे। एम अयूब साहब कैमरामैन थे हमारे, बहुत अच्छे प्रोफेसर फोटोग्राफी के, तो उनके साथ बड़ा काम किया, बल्कि वो पसे आईना ड्रामा में अयूब भाई के साथ मैंने बहुत सारा काम किया जी। पसे आईना में जब पहली बार मैं पसे आईने के आपने बात छेड़ दी, अयूब भाई के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े नाइस पर्सन, और राशिद भाई उनके साथ, राशिद बेग साहब उनके साथ होते जो बड़े सीनियर माशाल्लाह थे वो। तो उस दौर में जब वो मैं पहली बार जब मैं गया काम करने उनके साथ, तो पूरा स्क्रिप्ट मैंने याद कर लिया था, स्क्रिप्ट मुझे मिल गया था, और वो कैरेक्टर मेरा जो रुबीना के साथ था, मेरा कैरेक्टर था, मतलब मेन उनके साथ था पेयर मेरा उसमें।
तो और मोहम्मद अहमद का जो मैं मतलब उनके साथ उनका वो बना था, पीए बना था, उनका पीएस बना था उनके साथ में, वो एक लीडर होते हैं। तो वो वहाँ पर अयूब भाई मैंने जब वो सारा स्क्रिप्ट याद कर लिया, अब जब वो शूट शुरू किया उन्होंने तो वो कट टू कट वो, अब मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि तुम्हारा यार आपका क्यों यहाँ से होगा, मेरा ये खत्म हो रहा, आपका क्यों यहाँ से, कह रहे यार तुम्हें जबान ही याद है। मैंने कहा अयूब भाई सारा मैंने समझ, कह रहे यार ये होता है देखो यार, अच्छा कट टू एक एक कट में सारा काम अल्लाह शूट, अब बड़ी बहुत शाबाश देते थे, बड़े थपकते थे वो, कहते यार ये होता है देखो, ये बात होती है सारी, ये सारी बात है। कह रहे जबरदस्त, कह रहे मैं तो सोचा था यार तुम नए आदमी हो और तुम्हारे साथ हो सकता है काम बढ़ जाएगा, मगर तुमने तो काम ही निपटा दिया यार फटाफट। सर देखिए, आपको एक एक्सपीरियंस इतने बड़े प्लेटफॉर्म का है, पाकिस्तान में सबसे पहले एफएम, आई मीन अगर एफएम की बात होती है पाकिस्तान में तो सबसे पहले आपका नाम आता है। तो आपके पास इत्तेफाक है, तो जो रेडियो और थिएटर पे कर लेते हैं तो उनके लिए फिर एक्टिंग इतना मुश्किल नहीं होता स्क्रिप्ट को याद करना। और अब जो ये नए नए लोग आ रहे हैं तो अच्छा, अब तो पता ये सलीम भाई थोड़ी आपकी बात तो चल रही है, साथ साथ उसको लेके चलते, मगर ये कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मतलब आप भी अब करते तो ये इस वक्त ये होता है कि अब स्क्रिप्ट तो होता ही नहीं ना, स्क्रिप्ट तो एक मेन आप डायरेक्टर के हाथ में ही होता है, बाकी तो होता है अच्छा यार ये एक लाइन, ये अब ये लाइन है तुम्हारी यार, अच्छा ये करना है तुमने, अच्छा ये, अच्छा ठीक है चलो उसने दो चार रट्टे लगा उसने फौरन चल भाई। और मतलब अब क्यों ऐसा क्यों नहीं होता, वजह क्या ऐसा लोगों को, आर्टिस्टों को, मतलब आप लोगों ने खुद छूट दे दी कि ऐसा कर लो, या ऐसा आर्टिस्ट मानते नहीं कि स्क्रिप्ट हम लेके जाएंगे या याद करें उसको? नहीं, स्क्रिप्ट एक्टर लेके जाते हैं, आर्टिस्ट लेके जाते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियात इतनी होती है, कभी इश्तिहार, कभी इश्तिहारी फिल्मों में, कभी दूसरे ड्रामा, एक सेट पे इधर, एक सेट पे बाप बने, दूसरे सेट पे भाई बने, तीसरे पे खामिद बने, तो उन्हें पता ही नहीं तो कौन सा क्या करना है। एग्जैक्टली, तो वो स्क्रिप्ट उनको पढ़ने का टाइम नहीं होता, सेट पे आके पूछ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर कुछ ऐसे भी हैं कि मतलब कोई ऐसे प्लेज होते हैं जिनमें राइटर ऑन द स्पॉट बैठे हुए होते हैं, चेंज करा रहे होते हैं। अभी देखिए, जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनमें, जैसे अगर ये दो है नदीम बेग साहब और नबील कुरैशी, तो इनके काम में कुछ एक अलग इनफरादियत नजर आती है, वन शॉट होते हैं। वन शॉट आजकल के दौर में किसी एक्टर को बोल दें कि ये वन शॉट है काम, उसकी मौत हो जाती है। वन शॉट वो तो क्या, मतलब उसको लाजमी स्क्रिप्ट कैसे याद करेगा? वन शॉट के लिए स्क्रिप्ट पूरा आपको याद होना चाहिए, पूरा वन शॉट तो जब ही होगा वो। बिल्कुल, तो आपको स्क्रिप्ट भी याद नहीं रहता है, याद ही नहीं होता। रीटेक पता नहीं कितने रीटेक होते हैं, वो तो कितने अच्छा वो बड़ा कहते हैं अपने आप को बड़ा बहुत बड़ा समझते हैं जो रीटेक ज्यादा देते हैं, कहते हैं एक ही टेक में दिया तो कौन सा काम किया यार, मतलब अपनी वैल्यू बनाने के लिए रीटेक देना जरूरी है। नहीं यार ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें बाल दर से मेरे यूं हिल गए मुंह हिलाने में, नहीं यार दोबारा नहीं इसको। हमें देखिए, ये सारी चीजें ठीक है, पूरी दुनिया में चलती हैं, एक्टर्स के टेंटम्स होते हैं, एक अपना उसका रख रखाव होता है, लेकिन उसके साथ प्रोफेशनल होना भी बहुत जरूरी है। ये मतलब कमिटेड बंदा हो, और हर काम में अपना आदमी जब सेट पर पहुंचा तो उसकी बहुत सारी कमिटमेंट वहां से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उन चीजों में भी पाबंद होना वो। और बिल्कुल दूसरा ये कहते कि प्रोडक्शन में आपने भी किया होगा बस में, तो प्रोडक्शन में एक एक घंटे के पैसे चार्ज हो रहे होते हैं, आपके पैसे निकल रहे होते हैं। अब वो बेचारा प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, जो कोई भी है, उसका अगर 6 आवर्स ऊपर चली जाती है तो वो तो उसका तो कबाड़ा निकलना शुरू हो जाता है। वही तो हर शिफ्ट लगी 6 घंटे ऊपर निकलने लगी। तो ये चीजें हमें प्रोफेशनल जो अज़म जो है ना, मतलब इसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसी तरह बस चलते रहेंगे। सही तो, अच्छा आपका जब आपने ये काम शुरू किया उसके बाद तो कौन कौन सी वैसे सीरियल आपकी जो माशाल्लाह बड़ी फेम रही है, बड़ा जिनसे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिलता रहा? देखिए, एज अ कैमरामैन आप? जी, मैंने एज अ तो कैरियर उसी से स्टार्ट किया था। मैंने लंदन में अयूब साहब की सीरियल की थी, एक थी अपनों से दूर, अच्छा लंदन में हुई थी, और एक और सीरियल थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें हुमायूं सईद साहब भी थे, तो वो की थी। फिर उसके बाद शीमा करमानी की एक सीरियल मैंने की थी जो गजनफर साहब कंबाइन में चली थी, वो थी थर के ऊपर बनाई थी, वो बड़ी सक्सेस हुई थी। फिर खाली हाथ एक ड्रामा था, खाली हाथ अच्छा गया वो। फिर एक किरण कहानी रीमेक बनाया था जहीर खान साहब ने कंबाइन में, वो किया था सीरियल। फिर उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ चला गया, तो एड तो बहुत मैंने किए, एज अ जितने भी ये कम्युनिकेशंस कंपनी है, एडिबल ऑयल्स वगैरह है, इसके बहुत सारे एड्स किए। फिर फिल्म का जो था, क्योंकि हमें बचपन से ही हमने काम ही सीखा था, एज असिस्टेंट मैंने मिस्टर 420 की थी, उमर शरीफ साहब की जी, और मुहीन भाई की मरूम
मिस्टर केटू में इत्तेफाक से पता क्या आप बड़ी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। मिस्टर केटू में फुरकान भाई ने मुझे भी लिया था। अच्छा। मुझे भी उसमें मैं कुछ थोड़ा सा काम मेरा भी था, मगर वो जब सालों के बाद कटा के डब्बे में से निकली तो कुछ भी नहीं था उसमें। वो उस फिल्म के साथ बिल्कुल बड़ी नाइंसाफी हुई। फुरकान भाई ने मुझे भी लिया था उसमें, मैं भी उसमें था। अच्छा। बस वो इत्तेफाक है, बस वो तो क्या पुरानी यादें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मिस्टर केटू, उसके बाद फिर तो मुश्तारात की राय, फिर एक फिल्म हाशिम नदीम साहब हैं, एक राइटर क्वेटा के, और उनका जो खुदा मोहब्बत ड्रामा चला था, तो उनने और मैंने एक फिल्म कंबाइन स्टार्ट की, और जिसका नाम था अब्दुल्ला द फाइनल विटनेस। पाकिस्तान की पहली डिजिटल फिल्म थी जो कि डिजिटल फॉर्मेट में हुई थी। उस वक्त ये मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे। वो अखरोटा में कोयटा में चेचेनियंस का जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बनाई थी। कैंस फेस्टिवल में गई थी, वहाँ नॉमिनेट हुई थी वो। और फिर उसके बाद फिल्म्स का दौर शुरू हुआ, तो पहली फिल्म जवानी फिरनी यानी नदीम बेग के साथ की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई ग्रॉस मूवी थी। फिर उसके बाद एक बालू माही की, फिर शेरदिल की, और महरून निसा भी लबी और यासिर नवाज के साथ। अभी रिसेंटली पिछली ईद को एक चक्कर फिल्म रिलीज हुई है वो की। फिर उसके बाद मेरा खुद भी क्योंकि एक पैशन था कि बनना है फिल्म मेकर, तो बनना ही है, तो फिर अपनी फिल्म एक डॉक्टर मशहूद कादरी है मेरे साथ, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उनके साथ एक फिल्म कुल्फी स्टार्ट की, जो कि अभी पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी पेंडिंग में आ गई, और फिर दूसरी फिल्म आर पार जो आ रही है वो स्टार्ट की। मशहूद कादरी लिखते अच्छा हैं, यूएस में रहते हैं, और उनकी एक फिल्म सावन ऑलरेडी जो ऑस्कर 2016 में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही सीनियर माशाल्लाह डीओपी और डायरेक्टर फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री के, तो जनाब सलीम दाद साहब। जी हाँ, सलीम दाद साहब, ऐसे मशहूर सलीम दाद, वैसे सलीम मेमन साहब हैं, सलीम करीम है, मगर वो सलीम मेमन साहब तो दूसरे भी हैं। अच्छा, सलीम बहुत सारे सलीम वो गाची भी हैं, जी, बड़ी जानी शख्सियत है वो भी। फिर एक सलीम मेमन साहब हैं, फिर ये माशाल्लाह सलीम करीम साहब हैं, वैसे सलीम दाद के नाम से माशाल्लाह जो मशहूर है माशाल्लाह से, तो हमारे साथ मौजूद है। और प्यारा इंसान आईडी जनाब, बहुत मोटे हो गए शोभी साहब, भाई क्या करें, उम्र तो गुजरेगी ना यार। कौन है ये जनाब कौन है, ये मैं बता चुका। प्रोग्राम अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आबिद अमीर साहब ने भी ज्वाइन किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी सर, क्या बात है आज जी जनाब आज की। और आज सलीम साहब को भी बहुत का हिस्सा बना लिया आपने, अपनी बैठक का हिस्सा बना लिया। जी जनाब, बिल्कुल सलीम साहब को भी हमने बैठक का हिस्सा बनाओ, ये हमारी बैठक का हिस्सा है माशाल्लाह से, बहुत पुराने माशाल्लाह से इस फील्ड के हैं। तो खैर बहरहाल जी, अच्छा सलीम भाई, बात कुछ ये सारी हम यूँ करते हैं कि अपने समूह के आ जाते हैं कुछ। आज इस वक्त की जो आपकी फिल्म जो आने वाली आर पार, एक तो नाम बड़ा आर पार, मतलब कहता भाई ये आर पार नजर आ रहा है, वो आर पार देख रहा है, ये सब चीजें आर पार हो जाएंगी यार, कोई टेंशन नहीं है। तो ये नाम, पहले तो नाम बताइए, नाम आर पार नाम क्यों रख लिया आपने? आर पार नाम बड़े अजीब से, जैसे अब आपने बताया कि आपकी कुल्फी जो है, वो कुल्फी मतलब ये असल में पहले तो मैं आपको आर पार की अभी हम बात करते हैं, ठीक है। आर पार जो हमारी फिल्म है, इसकी कहानी है दो सरहदों की। हमारे वो लिखा आपने टाइटल पे आपने लिखा भी है, बियॉन्ड द बॉर्डर जो है, दो सरहदों के, दो उसमें पाकिस्तान और वो जी एक चंडीगढ़ के हैं सरदार, और एक हमारे पाकिस्तान के, जो कि इसका कैरेक्टर शामिर खान कर रहे हैं, और जो अरमान सिंह है वो मोहम्मद राना है। दोनों माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग हैं, एक्टर हैं और फिल्मी है। हाँ, दोनों फिल्मी एक्टर हैं। क्या बात है, ये दोनों वाकई बहुत अच्छे से। असल में हमारी जो स्टोरी थी, फिल्म की स्टोरी है, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, तो हमें उसमें कोई टीवी का आर्टिस्ट फिट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा कदम आपका। तो जाहिर है वो एक पीछे का एक पूरा बैकग्राउंड है, तो वो सारी चीजें कास्टिंग में बड़े मामले में, इस मामले में जो मशहूद कादरी साहब है वो भी इस मामले में बड़े चूजी हैं कि यार जो कैरेक्टर में फिट बैठता है वो बंदा वो होना चाहिए, ताकि वो देखने वाले को ना उसमें नजर आए कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है इस कैरेक्टर के लिए।
दो स्टोरी है, दो दोस्तों की है, और दोस्त है डेली सुबह जिस तरह मैं और आप कभी गपशप करते हैं व्हाट्सएप पे और इस तरह, और कुछ चीजें शेयर करते हैं, इसी तरह दोनों दोस्त हैं। जिंदगियों में उनका क्राइसिस में आ गए वो दोनों दोस्त, और क्राइसिस के बाद एक दोस्त जो है वो थोड़ा सा ज़ाहिर है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो परेशान होना शुरू हो जाता है, और घर वालों पे भी सख्ती, मूड, बिहेवियर चेंज होता है, और जो दूसरा दोस्त है वो बड़ा पॉजिटिव दोस्त है, तो वो उसको काउंसलिंग वगैरह कर रहा होता है। तो बेसिकली स्टोरी दो खानदान की तो ये दोनों दोस्ती की होती कैसे, दोनों की दोस्ती कैसे होती है? दोनों बेसिकली किसी एग्जीबिशन के सिलसिले में दुबई में मिलते हैं। अच्छा। दुबई एक वो कॉमन जगह है जहाँ सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानी तमाम दुनिया के लोग तमाम मौजूद है, और फेस्टिवल में कभी किसी जगह एग्जैक्टली लोग मिल रहे होते हैं। और फिर उनका और हमारे कल्चर में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है सिवाय मजहब जो रिलीजियस है हमारा। तो खैर एनीवे, तो वहां से उनकी दोस्ती स्टार्ट होती है। आप देख लें कराची में, लाहौर में देख लें, पाकिस्तान के किसी भी कोने में देख लें, हर शहर में कोई 2-4 घराने ऐसे होंगे जो डेली इंडियन किसी अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं। तो इस टॉपिक को हमने उठाया, और जिसमें हमने औरत की जो एम्पावर है उसको बड़ा हाईलाइट किया। औरत हमारे माशरे में, औरत दोनों तरफ, हर जगह हिंदुस्तान में भी, उसका एक बड़ा पावरफुल किरदार है। वो माँ के रूप में भी फाइट करती है, वो बीवी के रूप में भी फाइट करती है, और वो अपने घर वालों को भी और अपने शौहर बच्चों को भी, जो सोशल एनिमीज जिसे बोलते हैं, उनसे फाइट करती है। तो बेसिकली औरत तो बेसिकली है भी, औरत तो कहते हैं ना कि आपकी पूरे खानदान को वो औरत लेकर चल रही होती है, आपके खानदान को मिलाती भी है, बिगाड़ती भी है, मगर सबसे ज्यादा समझिए सब पावरफुल औरत ही कहलाती है वहां पर। वो चाहे तो खानदान को जोड़ कर रख दे, वो चाहे तो तोड़ के रख दे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आपने जो ये आखिरी अल्फाज बोले ना, ये आप समझ लें कि मेरी हमारी फिल्म का समझ भी है। वही लाजमी होता है ना कि लाजमी औरत की तो हमारे माशरे में, मतलब एक उसको छोड़ दे, मजहब के अलावा भी छोड़ दे, एक औरत की वैसे एम्पावरमेंट तो है ही उसमें, वो तो जरूरी है, इसमें जरूरी है बहुत, और होना भी चाहिए। तो फिल्म में मैं थोड़ा आपका जो फिल्म का मैंने वो ट्रेलर देखा तो उसमें मुझे ये बात वाकई वाज़ेह तौर पर नजर आई, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आई मुझे। और सबसे बड़ी अच्छी बात उसमें जो नजर आई मुझे वो ये कि एक दो अपने पाकिस्तान और जो इंडिया को, जो दो मतलब लोगों को जो मिला के कल्चर को इतना क्लोज करके दिखाया अपने, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। तो ये ऐसे टॉपिक है ना सर, ये पहले हमारे यहाँ बनते थे, अब तो हमारे यहाँ नाच गाने के अलावा कोई फिल्म नहीं बनती है, ठीक है। तो सर क्या बात है आपकी, तो देखिए इस वक्त बड़ी जरूरत है हमें रियल कहानी की। और देखिए फिल्म कोई भी बनो, चाहे वो गाने वाली हो, हंसी मजाक वाली हो, कोई भी हो, होता ये कि जब तक देखने वाले को उसको अपना नजर नहीं आता, अपना कोई कैरेक्टर अपना आप नहीं देखेगा ना, वो जब लीड नहीं करता, कभी नहीं करता, हकीकत है। अच्छा, हमारे यहाँ पता ज्यादातर हमारे यहाँ फिल्में जो ऐसी बन रही है इस वक्त, जो फिल्म बन रही है हमारी, वो इसी टाइप की बन रही है कि जिसमें लोग अपने आप को देख ही नहीं पाते। वो कहते हैं अभी ये कहाँ की स्टोरी है, ये तो ना मेरे खानदान में भी नजर आ रही है, ना मेरे मोहल्ले में, ना इलाके में, ये ऐसा स्टोरी मुझे तो कोई नजर ही नहीं आई, ये कहाँ से लेकर आए स्टोरी। अब देखिए ना, हिंदुस्तान में मोटी लड़की पे भी फिल्म बनी है, गंजे पे भी फिल्म बनी है, ठीक है, अभी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को लेके फिल्म बना। हमारे यहाँ अब जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आना शुरू हुआ है, जिसे हम लोग OTT बोलते हैं, उस पे जो कहानियां आ रही है ना, अब वो दौर लोगों का ज़ौक चेंज हो गया है कहानियां देखने का। वो रियल कहानी देखना चाहते हैं कि जो आसपास सुबह घर ऑफिस जाते हुए उनको नजर आता है या जो उनके साथ होते हैं वो देखना चाहते हैं। हकीकत है, क्योंकि लोग जब बाहर निकलते हैं वो कहते हैं ओह यार ये देखो, ये अभी यही तो मैंने कल ड्रामा देखा, ये स्टोरी देखी, यही तो थी वो, ये तो लगता है बिल्कुल ये रियल। तो वो फिर लोगों को कहता है कि वाकई ये रियल स्टोरी, ये जो चल रही है ये हमारे माशरे की। अच्छा पता है सबसे बड़ी बात ये सलीम भाई देखें कि आप जिस फील्ड से आपका हमारा सबका ताल्लुक है, जो मीडिया से ताल्लुक है, किसी भी मीडिया की किसी फील्ड से भी, मतलब माशरे को बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ ज्यादा भी है, बिल्कुल, और माशरे की अच्छाई और बुराइयों को उजागर करने में इन्हीं का हाथ है, बिल्कुल। कि हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी कहानी है, ऐसे लोग हैं, उनको सामने हाईलाइट करना किसका काम है, कौन आएगा भाई, यही तो लोग हैं ना। आप हम लोग जो आप ड्रामा बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो ये उन्हीं कैरेक्टरों को आप लाजमी लेके आएंगे लोगों के सामने, तो दिखाएंगे ना कि ये बंदा ऐसा जिसको आप देखते हैं वहां पर, ये बंदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है,
या इस बंदे को थोड़ी सी आप इसको थोड़ा सपोर्ट कर दे तो ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा ये? देखिए, मैं इसके एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं अपनी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में एक इदारे के पास गया तो उन्होंने कहा जी ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, ये तो हम दिखा नहीं सकते, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, और आप सब कुछ अच्छा दिखाते फिल्म में तो हम दिखाते। तो मैंने उससे सवाल किया, अगर अखबार में ये आना बंद हो जाए कि बम ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें जो नहीं आई है, और अगर आप बुराई नहीं बताएंगे तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि माशरे में ये बुराई है और इसका सद्देबाब क्या होना चाहिए और इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, मैसेज क्या है? तो ये चीजें हैं भाई। तो क्या ना चैनल पर आप देखें कि चैनल पर आपको क्या सब नजर आता है ना, सब दिखाना पड़ता है क्योंकि लाजिम बात है। आप वो चीज इस चीज को अगर सामने लेकर नहीं आएंगे तो वो मतलब लोग उसको देखेंगे, क्यों देखेंगे? बिल्कुल। अगर ड्रामे में या फिल्म में भी आप सब कुछ अच्छा ही दिखा देंगे तो आखिर में ये कैसे दिखाएंगे कि इस अच्छाई की बुराई, इससे ज्यादा अच्छाई से बुराई भी हो सकती है और ज्यादा बुराई से अच्छाई भी हो सकती है। चीजें दोनों कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो ये कैसे होगा? ये सब कुछ है कि सीधा कि बंदा दौड़ा कर गाने हैं, लव चल रहा तो लव 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 क्या जाने लव। अब लव में कहीं तो फड्डा हुआ होगा, कहीं तो बीच में ना इत्तेफाकी आई होगी, कहीं तो बीच में ब्रेकअप हुआ होगा। ऐसा तो नहीं, कभी घरों में भी होता है, हर जगह होता है। आप देख लें, आप पुरानी फिल्म्स देख लें, ये हमारे पीटीवी के ड्रामे देख लें जो कि आज भी चलते हैं तो लोग बड़े शौक से देखते हैं, इवन यंग जनरेशन भी देखती है उन ड्रामों को। तो अब देखिए तो उनको पता चल रहा है कि वाकई कि हम किसी दौर में कैसे बनाते थे फिल्में। हमारी इवन फिल्में भी ऐसी थी, बड़ी फैमिली ओरिएंटेड फिल्में थी, लेकिन अब बहुत कम बनती हैं फैमिली ओरिएंटेड। तो इसी वजह से हमने यही उठाया कि हमको जिस तरह के टॉपिक्स उठाएं, यूथ के लिए उठाएं। एक बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है सुबह, उसकी जिंदगी में क्या मसले हैं, उसने आगे अपने फ्यूचर में अगर उसने आगे कोई डॉक्टर बनना है, वहां उसको क्या मुसीबतें सामने आ रही है, क्योंकि देखें सिनेमा है यूथ का। तो ऐसे टॉपिक्स बनाने की जरूरत है। अब हमें प्यार मोहब्बत से बाहर निकलना चाहिए। हकीकत है, मतलब प्यार तो है जिंदगी में, प्यार भी है, मगर प्यार के साथ और भी तो मसाइल है ना। जी। मतलब प्यार मोहब्बत तो यकीनन जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। मगर उसके साथ मसाइल दूसरे भी तो, सिर्फ प्यार मोहब्बत ही से तो सब कुछ घर नहीं चलते ना। सिर्फ प्यार मोहब्बत से अगर कहते हैं और मसाइल छोड़ दे बंदा, तो प्यार मोहब्बत से घर कैसे चलेगा? प्यार मोहब्बत से आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी? प्यार मोहब्बत से वो आसाइशें कैसे मिलेंगी? उसके लिए और भी तो मसाइल। घर से निकलेगा बंदा कहीं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, कि जाएगा कुछ करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। सिर्फ प्यार मोहब्बत से आखिर में ये औरत कहेगी कि मोहब्बत से मैं घर कैसे चला लूंगी? सिर्फ मोहब्बत ही निछावर करे जाओगे मुझ पर तो मैं घर कैसे चलाऊंगी, ये बताओ मुझे। और नहीं, हमारे माशरे में एक और भी मसला है ना, अगर कोई औरत घर चलाने के लिए हस्बैंड का हाथ बटाती है तो बाज़ औक़ात कोई शौहर जो है वही उनके खिलाफ होना शुरू होता है, हालांकि उनको खुद जरूरत होती है। अच्छा, पता है कि वो खिलाफ की वजूहत होती है ना। खिलाफ के लिए वो कभी कभी खिलाफ होता नहीं है, उसको भड़काया भी जाता है। हाँ, कभी कभी उसको ऐसे रास्ते दिखाए जाते हैं कि यार औरत बाहर जाएगी तो ऐसा करेगी और ऐसा करेगी, तो उसमें वो समझता है जब ये फलानी औरत ऐसा कर रही है तो औरत तो मेरी बीवी भी है, औरत तो मेरी बीवी भी। फिर वो उस औरत की जगह अपनी बीवी को या अपने घर की औरत को वहां रख के सोचता है कि यार ये जब ये कर रही तो ये मेरी वाली क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है ये कर रही है। लेते हैं कि फिल्म में जो काम किया उन्होंने, उन्हें कैसा लगा, स्टोरी कैसे लगी और क्या इसका उन्होंने कहा, समझ में आता है कि फिल्म आगे कहां तक जाए। जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म के नुमाया किरदारों में शामिल खान भी मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत अदाकार हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, फिल्म स्टार हैं माशाल्लाह। और मोहम्मद राना मौजूद हैं इसमें, इस फिल्म में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो है इरम अख्तर मौजूद है। शामिल खान हमारे साथ मौजूद है, और शामिल खान जो है वो इसमें जो मोहम्मद राना तो मतलब सिख बने, और उनके जो दोस्त हैं जो दूसरे, उनसे बात करते हैं। जी, देखते कौन है हमारे साथ। शामिल खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मशहूर भाई, क्या हाल है आप? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? शामिल खैरियत से ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत। मेरा आपके तो सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, पूरी पाकिस्तान को जो सुनने वाले हैं आपके FM 100 पे, और सलीम भाई और मशहूर भाई भी डेफिनेटली सुन रहे होंगे, यकीनन देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सबको सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं शामिल मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह फिल्म में वैसे भी आपके कुछ काम मैंने देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ा मतलब देख कर लगता है कि ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि रियली ऐसे ही है ही ऐसा, ये बड़ा अच्छा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम आपका होता है। अच्छा, ये फिल्म इस वक्त जो फिल्म है आपकी आर पार, तो ये आर पार की थोड़ी स्टोरी के बारे में बताएं कि आपने इनके साथ, सलीम भाई के साथ काम किया, मशहूर भाई के साथ काम किया, तो कैसा आपको लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, आप क्या इसके बारे में आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने स्टोरी मतलब इसका स्क्रिप्ट देखा, तो क्या आपने क्या फील किया और काम करके कैसा लगा आपको? देखिए अजूल भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर हम देखते हैं ना एज ए लार्ज होल देखते हैं, तो
पहले की जो फिल्म बन रही थी वो उनके एक बजट होते थे, लिमिटेड बजट बनती थी, और के टिकट्स जो थे वो एक नॉर्मल होते थे जिसमें हमारी आवाम जाके, और मतलब जो एक फिल्म गोर जो होते हैं, जो 70-80% हमारे व्यूअर्स हैं जो जाके फिल्म देखते हैं, वो आराम से देख सकते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका सिनेमा जो अब चेंज हो गया, मैं अपनी अब फिल्म पे आऊंगा कि मशहूद भाई और सलीम भाई ने इसके हिसाब से ये जो पहले फिल्म जो बनती थी उसको देखते हुए बहुत हैवी बजट पे नहीं गए इस फिल्म में, इसलिए कि बेसिकली ये मासेस के लिए हमने कोशिश की है कि मासेस के लिए फिल्म बनाए, और बल्कि इसमें रियल कैरेक्टर्स जो हैं, जो मतलब कोरोना के दिनों में जो सिचुएशंस हो गई फैमिलीज में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हुआ है। एक अब मैं कैरेक्टर्स पूरे नहीं बताऊंगा, वो हमारा फिल्म जो है वो बड़ी मजे की स्टोरी है। सही बात है, सही बात है। और इसको मतलब हमने भी बना के इसको जब बैठ के देखा तो हम भी अपनी अलग झपटने की भी दिल नहीं कर रहे थे कि हमारी चीज है। सही बात तो है। वो ऐसा एक फीलिंग थी। तो डेफिनेटली एक तो फास्ट पेस चीज, इसलिए कि आजकल नेटफ्लिक्स भी है, आजकल अमेज़न है, आजकल नेट पे इतना काम है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की तर्ज की जो फिल्में हैं, छोटे और टाइम भी छोटा, मतलब इसमें कोई ऐसा आपको गाने का भी जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी, गाना नहीं है इसमें कुछ। सही सही। लेकिन फिल्म में जान और स्क्रिप्ट में जान इतनी है और उसकी टेकिंग ऐसी हुई भी है, फास्ट पेस्ड फिल्म। तो मतलब ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे सबसे पहले तो हमारे राइटर जो हैं मशहूद भाई, उनको जाता है कि उन्होंने इस तरह की स्क्रिप्ट हमारे लिए दी, इसलिए कि हम एक्टर्स जो होते हैं ना वो तरस रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट के लिए, काम के लिए, तो वो मशहूद भाई ने हमें दिया और फिर उसको अक्सबंद किया सलीम भाई ने, और वो मतलब एक जो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। फिर इसमें इरम थी, इसमें मोमी है। मोमी ने पहली दफा का कैरेक्टर किया है, पहले वो हेसिटेंट थे, कह रहे थे कि यार पता नहीं करूं ना करूं, लेकिन सलीम भाई ने पर्सुएड किया कि नहीं, कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो मजबूर कर दिया, मतलब सलीम भाई ने मजबूर कर दिया हमको कि करो ये। एग्जैक्टली। तो ये है इसका सदेबाब जो है ना। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इस फिल्म के लिए, इसलिए कि बड़ा डिफरेंट, ये मेरा ख्याल है गेम चेंजर है हमारी इंडस्ट्री के लिए। जिस तरह ये कमली बनी है, सरमद ने बनाई है, वो गेम चेंजर्स हैं ये। इसलिए कि अब वो पुराने तर्ज की जो फिल्म्स हैं, जो वो 3-3 घंटे की या 2.5 घंटे की, जिसमें 5-5, 6-6 गाने डाल के और हम वो इंडियंस को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, इंडियन फिल्म्स को अपनी फिल्म्स के अंदर, तो हमारा कल्चर और जो फिल्म का स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। सही सही। वो ना हमें इंडिया को देखना चाहिए ना हॉलीवुड को देखना चाहिए, हमारा अपना ही इतना रिच कल्चर है कि हम उस पे काम करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा हमारे। अच्छा, मुझे शामिल ये बताएं कि अब जैसे कि इसमें सलीम भाई ने बताया, मैंने ट्रेलर भी देखा और वाकई ट्रेलर देख कर मुझे खुद भी एहसास हुआ उसमें कि मुझे महसूस ही हुआ ट्रेलर देखकर कि इसमें कि गाने की जरूरत पेश आनी चाहिए। मतलब मुझे खुद भी इस बात का एहसास हुआ कि यार इसमें गाना तो महसूस ही नहीं हो कि गाना होना चाहिए। अच्छा, आपने अब ये फिल्म में काम किया, सब कुछ किया, आप क्या समझते हैं हमारे आज के व्यूवर जिनको आदि बना दिया गया गाने का, फिल्म में टाइटल सॉन्ग है, उसमें बड़ा एक जो एक ऐसा सॉन्ग डाल देते हैं कि बंदा उसके लिए फराकता रहे, तो आप क्या समझते हैं इन लोगों में ये फिल्म जो है वो कहाँ तक अपने आप को जो है वो जमा सकेगी, लोगों को एक अपनी तरफ खींच सकेगी, ये कि जिसमें गाने ही कोई मैंने आपसे मैंने आपको बताया ना कि 2 साल पिछले गुजरे हैं ना, इसमें पूरी दुनिया का जो सिनेमा है वो चेंज हो गया। हाँ, वो चेंज तो हुआ बिल्कुल। इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को भी देखें तो वो भी साउथ की फिल्में ज्यादा उनकी हिट हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। गाने होते हैं उसमें सारा कुछ मसाला भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो नॉर्मल उनका सिनेमा है और जो ज्यादा हिट हुआ है ना, और जो नेटफ्लिक्स पे इनकी फिल्में आई हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लोगों ने भी देखी है, दुनिया में लोगों ने देखी है, ज्यादा सराही गई है। एक तो छोटा उनका टाइम छोटा है, 1 घंटा 20 मिनट, हाँ, ज्यादा सही, बिल्कुल सही, इस तरह होता है, और वो क्विक होता है, इसलिए आजकल टाइमिंग की भी है ना, लोग बिजी हैं, फिल्म देखता है तो वो कहता है यार घंटे में 1.5 घंटे में हम एक अच्छी पिक्चर देख लें, सही बात है, जिसका हमें मजा भी आए और पैसे वसूल हो जाए। सही बात है, हकीकत है ये। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बड़े कंट्रोल्ड टाइमिंग है इसकी, कंट्रोल्ड चीजें हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा जो अब यंगस्टर है ना, 60% हमारा यूथ जो है वो अब इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है हमारे से भी। मतलब
मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो छोटा बेटा है वो मेरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो वो टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है, हम लोग अपने आप को उसके साथ compete कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो यूथ है वो इस पिक्चर को डेफिनेटली पसंद करेगा, इसलिए कि इसमें हर तरह की मतलब जो मैसेजेस हैं, 2-3 किस्म के मैसेजेस भी हैं, फिर मतलब ओरिजिनल चीजों पे ये शूट हुई है, मतलब इसमें कोई एज सच मतलब कोई झूठ पे मबनी कोई चीज नहीं। सही मतलब हमारा जो स्क्रिप्ट है ना वो मतलब आजकल हो रहा है, इसमें साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा हमारा एक अलमिया है हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ भी है। उस पे नई चीज आती तो साइबर क्राइम है, कि वुमेन हैरेसमेंट है, कोरोना है, मतलब ये 2-4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इन्होंने ये लेके ना साथ साथ चले हैं, और साथ साथ फिल्म का मजा भी आ रहा है, भी है थोड़ा। सही बात है। हाँ, गाने नहीं है, लेकिन गानों को लोग मिस नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। नहीं वैसे है। अच्छा दूसरा मुझे शामिल ये बताएं कि इस वक्त आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त माजी की तरह, जैसे कि आमतौर पर कहा जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है ना, कि फिल्में दोबारा फिर हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, तो आप क्या समझते हैं ये रिवाइवल हमारा बेहतर हो रहा है, या ये रिवाइवल हमारा कुछ मतलब छोटी स्क्रीन से बड़ी पे ड्रामा जा रही है, फिल्म बन रही है, ड्रामा हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि अभी रिवाइवल जो है ना वो पर्सनल लेवल पे हो रहा है। सही बात है। जो फिल्म बना रहा है ना वो अपने मतलब के लिए बना रहा है। क्या बात है, बड़ी सही बात की, बड़ी जबरदस्त बात की आपने भाई। अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं चल रही। क्या बात है, सही सही। वो कह रहे हैं कि यार हमारा एक सिस्टम ठीक हो जाए, चैनल वाले कहते हैं हमारा सिस्टम ठीक हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाए हमारा सिस्टम ठीक हो जाए। हमें मतलब एज ए होल अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पहले होता था विदाउट एनी वो कि जी किसके TRPs आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे, मतलब वो एक फिल्म इंडस्ट्री प्रॉपर सारे मिल के काम करते थे। उसमें ये नहीं कहते थे कि यार लाहौर वाले ठीक नहीं है या कराची वाले, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ये चीजें नहीं थी। तो अभी मेरी पिछले दिनों अभी PTV फिल्म्स वालों ने अपना लॉन्च किया, PTV फिल्म्स में महाराष्ट्र में, तो मरियम मोहम्मद साहिबा से बात हुई, मेरी मुलाकात भी हुई, उससे सिर्फ एक डिस्कशन मेरी बहुत सी चीजों पे हो रही थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंस जो सबसे इशू है ना वो मैंने उन्हें कहा कि यार ये जो हमारी टिकट्स हैं इनका कुछ करें, इसलिए कि जो नॉर्मल अवाम है ना, जो हमारा एक मतलब एक तबका ऐसा है जो एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलता है, तो वो अपनी एक फैमिली अगर 4-5 लोग हैं तो 10-12 हज़ार रुपए नहीं खर्च कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आज के दौर में यही मसला है, अगर 4 लोग फैमिली के निकलते हैं तो वो कहाँ से लाएंगे पैसे? हमें अभी जो हम जिससे मार खा रहे हैं ना वो यही है कि सिनेप्लेक्सेस आ गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, तो सिर्फ हम मार इस जगह से खा रहे हैं कि अगर टिकट सस्ती हो जाए थोड़ी सी, बहुत नहीं मतलब थोड़ी सी हो जाए, हाँ, थोड़ी सी 500 पे आ जाए, सही सही बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब इनका रेवेन्यू बहुत होगा। ये मैं तो इससे मुंसलिक हूँ काफी देर से, इसलिए कि हमने तो वो हजार कैपेसिटी वाला भी सिनेमा देखा है। क्या बात है सर, उसके बावजूद भी लोग बाहर खड़े होते थे भाई, उसके बावजूद भी लोग होते थे। तो सही, वो चीज देखिए, तो वो कहीं बाहर से तो लोग एलियंस नहीं थे ना, वो तो पाकिस्तानी थे। बिल्कुल सही बात है। टिकट थी 200 की 150 की, मतलब नीचे वाला जो बिल्कुल होता था वो 100 रुपए की भी मिलती। सही, बिल्कुल सही बात है। 3 दफा फिल्म आके देखते थे, 4 दफा आके फिल्म। सही सही। देखिए मैं अभी शामिल भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए आज भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे 50 रुपए से लेके 2000 वाला तक का सिनेमा मौजूद है। हमारे यहाँ तो स्टार्टिंग 600 रुपए से होता है। कम से कम सही बात है। तो कौन आएगा? ये मासेस ही, देखिए मेजोरिटी अवाम जो है देखने वाली ये मासेस है, ठीक है। जो लग्जरी जो बड़े लोग हैं ना, उनका क्या है कि वो आ जाएंगे कोई 2 फिल्म देने, या हॉलीवुड की सुपर बस 2 फिल्में हुई, लेकिन मेजर अवाम ये है जिनको मासेस, जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं। सही हकीकत ही है, क्योंकि मुलाजमी थोड़ा सा अगर बजट नीचे आएगा उसका तो फिर वो व्यूवरशिप बढ़ेगी, लोग घर से निकलेंगे। अब लोग सोचते हैं कि यार मैं 4-5 लोगों लेके जाऊँ, 1000 रुपए की टिकट है, 5000 वो चाहिए, किराए भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए, मिला के 10-15 हज़ार रुपए कहाँ से निकले, छोड़े जाए पॉपकॉर्न खाने तो वो जान निकल जाती है। क्या बात है सर शामिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत टाइम लिया, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने शो में, और इंशाल्लाह ये है कि आपने हमारी पब्लिसिटी जबरदस्त किस्म की करनी है, हम छोड़ेंगे नहीं। आप बेफिक्र हैं, आप जब कराची में मौजूद होंगे हम आपको लाइव आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। जिंदगी बखैर। थैंक यू, ओके, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद थे
शामिल खान, और शामिल खान का करेक्टर जो फिल्म जब आप देखेंगे तो बड़ा मेन करेक्टर है, क्योंकि दो करेक्टर मेन है, दो फैमिलीज हैं उसमें। एक मोहम्मद राना जो कि दूसरा करेक्टर है, जो कि उनसे भी बात करेंगे, क्यों फिल्म स्टार शामिल खान से बात कर रहे थे। और यूँ करते मरते हम कुछ मैसेज शामिल कर लेते हैं जब तक। और ये आबिद अमीर का मैसेज कहते हैं, सलीम करीम सर ज़माना हुआ हमारी मूवी की स्टोरी ने घुमा दिया हो, और लाइक हंस हंस के मूड चेंज हो जाए और स्टोरी ऐसी कहानी में मैं गुम हो जाए। ऐसी कहानी मतलब कि ऐसी कहानी होनी चाहिए कि ज़माना में ऐसी कहानी देखते हुए कि जिसमें बंदा देख देख के पता एहसास ही नहीं रहा कि हम फिल्म में बैठे हैं। मतलब ये हकीकत पहले की स्टोरी ऐसी होती थी। और कहते पहले के लोग भी तो, एक्टर भी तो देखे ना, जो हंसाने वाले थे वो रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, फिर अली एजाज, और फिर उसके साथ साथ क्या नाम दूसरे एक और थे, लहरी साहब थे। लहरी साहब कितना, मतलब आप देखें क्या वो आमिर इकबाल, हमें ज्वाइन किया आमिर इकबाल, मेरे बहुत प्यारे से दो प्यारे भाई, कहते हैं सलाम ब्रदर, वालेकुम सलाम, कैसे आमिर? ठीक ठाक हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप कभी कभी अब हमें दिन में ज्वाइन करने लगे माशाल्लाह। और नादिया गिलानी हमें कहती हैं सलाम बाखैर मोहतरम शोबी सर, वालेकुम सलाम, कैसी नादिया? आप ठीक ठाक है, खैरियत से? और गजनफर खान मरल कहते हैं मुल्तानी, आल पाकिस्तान रेडियो लिसनर गजनफर खान मरल जनाब फ्राम बस्ती मलूक सुकंडी, नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और उसके बाद जनाब फिर कुछ और मैसेज उसके बाद शामिल करते हैं, मगर फिलहाल ये कि आते हम एक बार फिर जो है आप ही की जानिब, और हमारे साथ मौजूद है सलीम भाई मौजूद है। सलीम भाई कुछ हुआ कुछ नहीं? मेरे ख्याल मम्मी इस वक्त जिम में, तो वो काफी वेट भी कर रहे थे हमारा, लेकिन चलो बात करते हैं आगे, कॉल बैक आ जाए। जी वेट करते तो बहरहाल अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये जो कहानी उन्होंने मशहूद भाई ने लिखी, मशहूद कादरी साहब जो कि इस वक्त अमेरिका में इस वक्त जी वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं माशाल्लाह, टेक्सास में एरिज़ोना में होते हैं। लेकिन ये उनका एक शौक है। अच्छा। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म लिखी थी सावन के नाम से। अच्छा। और वो 2016 में ऑस्कर अवार्ड्स में गई। अच्छा। थी जी। और वो अभी पिछले कोई 4 साल से कंटिन्यू नेटफ्लिक्स पे चल रही है और हर साल रिन्यूअल होता है उसकी वजह से। तो उनकी जो स्टोरी होती है उसमें भी बेसिकली वो दिखाया था हमने कि जो पोलियो पे बेसिकली बनी थी, जिन रिमोट्स एरिया में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी वो नहीं बुलाने चाहिए ये, और फिर उसके नतीजे में जो उनके गांव के बच्चे जिस तरह हुए, तो उस टॉपिक पे बेसिकली फिल्म थी जिसे काफी सराहा गया कि बड़ा जरूरी है ये चीजें। कुछ लोग गैर रूमर्स होती हैं, लेकिन बहरहाल तो ये जो कहानी आर पार की कहानी उन्होंने लिखी, तो क्या ये जहन में कैसे उन्होंने, मतलब कैसे उनके जहन में आया, या किस तरह ये एक चीज को बना के लिखना बड़ा मतलब बहुत बड़ा है कि जिसमें गाने भी नहीं है और एक कंटिन्यूटी के साथ पूरा लेके चलना। तो ये अब बहुत है तुमसे बात करते हैं आप क्योंकि आप लोग डिस्कस करते हो। जी हमारी ये कहानी इस तरह स्टार्ट हुई थी कि जब ये आइडिया कैसे जहन में आ गया कि यार ये बनानी चाहिए? लॉकडाउन जब स्टार्ट होने लगा तो उस वक्त होने लगा कि जी घर से बैठ के काम किया जाएगा, ऑनलाइन स्कूलिंग चली स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन वो शुरू हो गया, सब कुछ ऑनलाइन शुरू होना चाहिए। वहां से फिर ऐसी आवाजें आने लगी थी कि भाई जब ऑफिस जा नहीं रहे, आप आ नहीं रहे हो, तो आपको सैलरियां नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। लड़ाई झगड़े शुरू घर में, जाहिर है जब पैसा नहीं आता। इसी तरह स्कूलों का विस्तार शुरू हो गया था कि भाई घर से आप लैपटॉप पे बच्चे ऑन है और फीस वही ली जा रही है स्कूल वाली, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। इसी तरह जो स्कूल टीचर है जॉब पे जा रही है, अब उसे सैलरी नहीं मिल रही। अब अगर सैलरी नहीं मिल रही तो फिर जो दूसरे मकासद होते हैं, जो कुछ हैं इस तरह के काले लोग हैं हमारे माशरे में, अच्छे बुरे लोग हैं, उन लोगों के केसेस सामने आने लगे। और हमने ये चीज अपनी फिल्म में भी पॉइंट आउट की है, ऑनलाइन स्कूलिंग और यही कि स्कूल टीचर्स या जो औरत किसी भी जगह पे काम करती है तो किन नजरों का वो मुकाबला करती है, देखती है। बस वहां से फिर कहानी डेवलप। शिकारी नजरें जो हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं, वो लगी भी हर इदारे में मौजूद है, हर इदारे में बिल्कुल। बस तो फिर वहां से हमारे जहन में कहानी पकनी शुरू हुई। फिर साथ साथ हमने इंडिया के ट्रैक को, क्या हमने पहले देखा कि ये हमारे यहाँ ही मसला है, सही है, यहाँ ये पड़ोस में भी है, सही है।
तो वहां पे भी हमें ये मसले लगने लगे, तो फिर हमने टारगेट किया कि यार ये तो ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया में इस वक्त है, और हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये चीजें हो रही हैं, तो ये तो एक इंटरनेशनल टॉपिक बन सकता है, गेम चेंज हो सकती है। बस फिर जी लिखना शुरू किया, मशहूर साहब ने कलम उठाना शुरू किया, बहुत सख्त कलम भी उठाया, तो कई हम लोगों ने मना भी कर दिया, नहीं अब इतना भी सख्त ना करें। सही बात है, मतलब थोड़ा सा हाथ हल्का भी रखा, हल्का भी हाथ रखा, लाजिम है, जरूरी हो। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, जिसको ट्रेलर देखा है या किसी ने, हमारा जो दोस्त हैं उन्होंने प्रीव्यू किया, उन्होंने कहा यार ये वाकई स्टोरी है और देखने को दिल करता है। अच्छा, तो ये जब आप लोगों को स्टोरी बना ली, सब कुछ है, तो ये बात आपस में डिस्कस हुई कि गाना इसमें कोई नहीं होना चाहिए या गाना डालना चाहिए? जब सब बैठे होंगे, ये कि मोमी भी होगा, शामिल भी होंगे, एरम भी होंगे, सारे ये लोग साथ होंगे, बैठे होंगे, एक मेन कैरेक्टर, तो इन्होंने मतलब सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि गाना इसमें होना ही चाहिए, गाना होना चाहिए था, या क्या आपस में क्या डिस्कस हुआ है? क्योंकि बगैर गाने के एक फिल्म को बनाना, लेकर चलना, और ये सोचे समझे बगैर कि जब ये मतलब पब्लिक के सामने जाएगी तो उसका रिस्पांस क्या होगा? लोग आजकल वो कहते हैं बड़ा टाइटल सॉन्ग कहते हैं, बड़ा अब क्या कहते हैं, क्या आइटम सॉन्ग टाइटल भी होता है, आइटम सॉन्ग जो है के बगैर लोग कहते हैं एक मतलब आमतौर पे देखें फिल्मों में क्या होता है कि हमारे यहाँ भी अब वही होने लगा है कि फिल्म में ट्रेलर भी अगर चलता है ना तो उसमें आइटम सॉन्ग पहले दिखाते हैं खींचने के लोगों को। तो आपकी फिल्म में ना आइटम है ना सॉन्ग है, क्योंकि भाई ये तो दो फैमिलीज की कहानी है ना ये। इसमें आइटम तो कोई ऐसी, मतलब इसमें कोई लड़की तो दिखाई नहीं इसमें कि कोई या कोई शादी से पहले का इसमें कोई फ्लैशबैक नहीं दिखाया कि लड़का लड़की की मोहब्बतें चल रही हो, प्यार मोहब्बत चल रहा हो, कुछ भी नहीं है। मतलब फिल्म शुरू होती एक फैमिली दिखाई है, दोनों फैमिली को, उधर मम्मी की फैमिली दिखाई, आपने इधर इनकी दिखाई, तो फैमिली इसमें तो ना आइटम है, ना इसलिए कह रहा है ना आइटम है ना सॉन्ग है। नहीं, उसकी वजह ये थी जब कहानी पे हमारी डिस्कशन होती थी चीजें, तो हम कहानी के अंदर इतने खो जाते थे कि हमें गाने का एहसास नहीं होता था कि गाने की जगह है। फिर लेकिन हमने बाद में फिर आई एक आध फरमाइशें आई, लेकिन हमने कहा देखिए यार हमारे कैरेक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक बेटी है, और हम 55 प्लस और 60 प्लस के कैरेक्टर एज के लोग दिखा रहे हैं, तो इनको खेतों में नाचते हुए तो नहीं दिखा सकते ना क्लब में जैसे कि होता है हमारे यहाँ। तो हमने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल ही हम अपना ट्रैक छोड़ देंगे, तो वहां कहीं महसूस नहीं हुई जरूरत है। 50 अबव वाले लोग अभी भी डांस कर रहे हैं सर। हाँ तो सर वो रंगीन मिजाज होते हैं ना, तो हम तो रंगीन मिजाज ही अभी भी डांस कर रहे हैं, अभी भी घुमा के कहीं ना अपनी कहते हैं कसर पूरी कर लेते हैं, फ्लैशबैक में जाके डांस निकाल लेते हैं भाई। हाँ, लेकिन हमने बस कोशिश ही की कि हम थोड़ा सा सीरियस सिनेमा लाएं और संजीता, और जो चाहते हैं कि थोड़ा चेंज आए, कोई फिल्मों की जो मोनोटनी कहानी फार्मूला फिल्में चल रही है उनसे हट के आए, तो हमने उस ट्रैक पे अपनी गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि बगैर गानों के लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये वो फिल्म नहीं है कि जो आप एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं, किसी वॉर पे बना रहे हैं, किसी टेररिज्म पे बना रहे हैं कि जी उसमें गाने नहीं है। ये एक मेरी और आपके घर की पड़ोसी की कहानी है। सही, हम बिल्कुल सही बात हकीकत है। मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरा पड़ोसी नाच नाच के घर में आ रहा है। हाँ, ये हकीकत ये तो होगी। और फिर मतलब जिस हालात के ऊपर देख कर बनाई गई है, जी जो स्टोरी आपकी बेसिकली, आपकी जो स्टोरी है बेसिकली, जो उसकी थीम है, उस हिसाब से तो वाकई वो नाच गान के आ ही नहीं सकता वो। और खास तौर पे जब आपने उसमें दिखाया कि औरत के हवाले से कि औरत वाकई औरत की अपनी ताकत है, औरत को अगर देखा जाए तो औरत तो कहते माँ भी है ना, माँ है तो एहतराम के काबिल है, बीवी तो एहतराम के काबिल है, बहन है तो एहतराम के काबिल है, बेटी है तो एहतराम के काबिल है, बिल्कुल। चाहे ये नहीं कि, मगर हमारे यहाँ माशरे में यकीनन मैंने वो कहा ना कि हर माशरे, हर माशरे में तकरीबन हर जगह यही कोई ना कोई ऐसी शिकारें नजरें घूम रही होती हैं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं हैरेसमेंट कहीं चल रही, किसी इदारे में चल रही, किसी न किसी हवाले से चल रही, कहीं किसी हवाले से चल रही, कहीं ना किसी भी तरह कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है कि कहीं कोई कर रहा, तो मतलब सिलसिला तो है वो सारा जो आपने फिल्म में दिखाया, वाकई ये चीजों को नुमाया किया आपने। तो उसमें आखिर में जाके इसका कोई सदेबाप भी दिखाया कि ये तमाम चीजें कैसे क्या हो उसको। बिल्कुल, देखिए हमने एक तो ये किया ना कि हमने तमाम मर्दों को बुरा नहीं बताया कि ये सारे मर्द बुरे हैं, सब गंदी नजरों से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि यार एक तरफ ये मर्द भी है और एक तरफ ये भी मर्द है। सद्देबाब इस तरह किया कि उस औरत ने अपने शौहर, अपने घर, अपने बच्चों के लिए उसने जंग लड़ी, बाहर के लोगों से जंग लड़ी, और लड़ने के बाद अपने शौहर को यकीन दिलाया कि यार जब से रिश्ता मियाँ बीवी का जब जुड़ जाता है, निकाह हो जाता है, तो जीना मरना एक हो जाता है। तुम मेरे लिए जंग करोगे, मैं तुम्हारे लिए जंग करूंगी। सही बात है। और आखिर में वो रियलाइज कराती है उस शख्स को
कि देखो मैं लड़ती रही कि मुझे पता था कि तुम किसी पॉइंट पे आके तुम्हारे जहन में वही ख्यालात आएंगे जो हर मर्द के ख्यालात आते हैं जहन में। तो ये एक मैसेज देने की भरपूर कोशिश की है, जिसमें कि अभी इंशाल्लाह हमारा ट्रेलर जब रिलीज होगा आप देखिएगा, उसमें एक टैग लाइन भी आखिर में जो कि इरम अख्तर हमारी जो लीड कास्ट पे वो कहती हैं कि सारे शराफत के सर्टिफिकेट जो है सिर्फ औरतों के लिए हैं। क्या बात है सब। इस तरह के ऐसे डायलॉग्स हैं कि जिसमें आदमी मतलब मैं समझता हूं कि औरतों का तो खुद एक बाकायदा। अच्छा, ये बड़ी बात है कि औरत मतलब देखें ये, वरना आमतौर पर होता है कि मर्दों का ये हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा कहलाता है। जी 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 जी। वरना यहाँ तो ये होता है कि सारे शराफत के सर्टिफिकेट मर्दों को मिलते हैं। जी जी। वहाँ बिल्कुल अपोजिट के सारे शराफत के सर्टिफिकेट सिर्फ औरतों के लिए क्या। बिल्कुल। तो क्या बात है सब। तो इस तरह की है कहानी, बैलेंस रखा है हमने, कोशिश की है कि यार जो हमारे यहाँ बुराइयां हैं उसको हम थोड़ा सा सीधा करें, ये नहीं कि बस बुराई दिखा के और छोड़ दिया। सही है। तो ये बेसिकली पूरी कहानी है। फिर ब्रेक का वक्त आ गया। जी जी जी। बड़ा जरूरी है, आपके लिए चाय भी आ गई है। अरे वाह जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा मजा आ रहा है स्टूडियो में आके, और खासकर देखे सर आप देखें, मैं आपका फैन हूँ, फैन नहीं बिग फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। मगर मजे की बात देखें ये कि आप हमारा जो रेडियो है, ये रेडियो के साथ साथ टीवी भी आपको लग रहा होगा ना। जी 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 जी। मतलब ऐसे रेडियो के स्टूडियो आमतौर पे ऐसे होते नहीं है। आबिद अमीर साहब क्या कहते हैं जनाब, की कहते हैं कि सलीम भाई हालात वाक़यात देख कर आसान होता है लिखना या खुद से इजाद करनी पड़ती है, ऐसी कहानी है। क्या होता है ऐसा? और उसके बाद कुछ ऐसा काम भी सामने आए कि जिससे माशरे में भी चेंज हो कुछ, और इसमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए सबको हमें। क्या कहते हैं बच्चा? बात ये इनकी वो बात है कि ये कहानी खुद से आप मतलब क्रिएट कर रहे होते हैं, मगर ये आपने सुना ही होगा भी, जैसे बात हुई ये सब हालात वाक़यात को देखकर भी कहानी लिखी जाती है। मतलब एक वहाँ ऐसी कहानी, कुछ ऐसी कहानी बहुत कम मिलती है कि जो खुद ही क्रिएट की जाती है, मगर हाँ, ये जो फिल्म है ये यकीनन हालात के हिसाब से ही है, आपने देखकर इसी को देखकर बनाएंगे जैसा आपने बताया अभी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहानियां, कुछ फिल्मों की कहानियां ऐसी होती हैं जो कि जिस तरह अगर मैं कहूँ वो शीरी फरात और लैला मजनू, मगर वो भी अफसानी कहानी है, अफसानी। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हालात वाक़यात को देख के लिखी जाती है। और ये आर पार जो फिल्म है हमारी आने वाली, ये भी हमने हालात और वाक़यात को देखते हुए लिखी कि लोग किस इजहार नहीं कर पाते ना, बाज़ वक़्त किसी के साथ इस तरह मिसहैप्स होते हैं, इजहार नहीं कर पाते, तो उसका हमने रास्ता निकाला कि हम इसको एक इन रिटर्न लेके आए और थोड़ा सा उसके अंदर ऐड ऑन करके थोड़ा सा क्रिएटिव लाइसेंस लेके उसको करें। तो ये कहानियां करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि हमारी इस फिल्म के बाद ना मेरी तरह और जितने फिल्म मेकर्स हैं और लिखने वाले हैं ना, शायद वो अब इस तरह के मौज़ूआत को लाके आना शुरू करेंगे। अच्छा सलीम भाई, ये थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ फिल्मों में फिल्म स्टार नहीं है, तो आप ने फिल्म स्टार नहीं है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि फिल्मों के लिए फिल्म स्टार का होना जरूरी है, ड्रामा एक्टर का होना जरूरी होता है? नहीं, मैं देखें अगर ऐसा होता ना तो नसीरुद्दीन शाह कितने ड्रामे कर रहे होते, अमिताभ बच्चन के कोई स्टार प्लस पे कोई 200 एपिसोड्स के ड्रामे आ रहे होते। ऐसा नहीं है। फिल्म का जो एक्टर है, चाहे वो हॉलीवुड को बॉलीवुड को आप देख लें, वो अपनी स्क्रीन का बादशाह होता है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का लहजा, एक्टिंग उसका एक अपना होता है, ठीक है। वो छोटी स्क्रीन पे आता है, नहीं चलता है। इसी तरह छोटी वाला जब बड़ी पे जाता है, नहीं चलता। तो फिल्म की जो है ना अपनी एक लवाजमात है, उसकी एक अपना, उसका एक अपना वो है, आई मीन क्या कह लेंगे, उसके अपने लवाजमात से अपना चार्म, उसका अपना चार्म है। बिल्कुल उसकी मतलब तमाम चीजें उसकी अपनी है कि अपनी एक सिस्टम, उसका फिल्म का अपना एक वाइड बड़ा स्क्रीन है ना, वो बड़ी स्क्रीन है, तो बड़ी स्क्रीन के लोग भी जरा अलग ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो इस फिल्में बन रही हैं, इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं, वो आप देखें कि ड्रामा जो है, वो ड्रामे वाली फिल्म सारी तमाम चीजें रिक्वायरमेंट जो है वो फिल्म पे इस्तेमाल हो रही हैं। वही मतलब आपको पता कि सोलो पे चल रहा है, कट टू कट चल रहा है, जबकि फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्में तो लॉन्ग शॉट बड़े उस पर वाइड स्क्रीन चल रही होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ और वही ड्रामे के लोग वो उसी फिल्म को वहां पर देख रहे होते, वही ड्रामा डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2 ड्रामे डायरेक्ट कर लिए, तो तीसरी फिल्म बना रहे होते हैं वो। तो ये आप क्या समझते हैं? मतलब ऐसे हमारे अगर ये सिलसिला रहा तो फिर हमारे फिल्म स्टार कहाँ से आएंगे? फिर तो हमारी फिल्म, देखिए मैं उसकी 2-4 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात तो ये है कि देखिए हमारे मुल्क पे ना कोई फिल्म एकेडमी नहीं है। फिल्म एकेडमी होगी तो हमारे यहाँ स्टार पैदा होंगे,
ठीक है, और एक्टर भी आएंगे टीवी के लिए, क्योंकि फिल्म एकेडमी से जहाँ पढ़ के आते हैं वहीं से डिसाइड होता है कि आपने इस रूट पे जाना है, आपने इस रूट पे जाना है। तो एक तो ये वजूहात है। दूसरी बात ये है कि टीवी के उसके अलावा अगर टीवी के ड्रामे डायरेक्टर अगर ड्रामे ना बनाए तो वहां पर तो है ही नहीं डायरेक्टर। सिंपल मिसाल ले ले, गिनती के 3 एक्टर हैं हमारे पास, 4 एक्टर हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं हम। सही बात है। हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, एक वो फवाद खान और एक आध कोई, उसके बाद तो हमारी इंडस्ट्री है ही नहीं ना, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है हमारा। टीवी इंडस्ट्री खत्म हो गई। इसी तरह आप डायरेक्टर्स ले लें गिनती के, तो ये चीजें कब बढ़ेंगी? तो ये बढ़ेंगी इसी वजह से कि एकेडमी बनाई जाए, ऐसे लोगों को आगे लेके जाए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया है फिल्म मेकिंग, लेकिन वहां पे भी वो एक खिचड़ी बना रहे हैं। वो मतलब देखिए पूरी दुनिया में, इंडिया में फिल्म एक्टिंग के अलग स्कूल, अलग इंस्टीट्यूट बने। तो ये चीजें होंगी तो होगा, नहीं तो अदरवाइज तो हम बस ना आधा तीतर आधा बिटेर वाला कहानी चलती रहेगी हमारी। क्योंकि अभी ऐसे ही कहानी चल रही है ना, उसके बावजूद अब देखें फिल्म क्या होता है कि फिल्म के लिए कि जी अच्छा, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता कि मैंने कुछ फिल्में देखी और कुछ लोगों से पता चलता है मुझे कि फिल्म के अगर सिनेमा में फिल्म आई और लॉन्च हुई और सब कुछ हुआ तो उसमें फिल्म में 10 लोग बैठे होते हैं, 20 लोग बैठे होते हैं, 25 बैठे होते हैं, इससे ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं इतने करोड़ का बिजनेस हो गया, इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़, 4 करोड़ लगा दिए, 20 करोड़ लगा दिए, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद तो समझ में आती है कहाँ से हो इतना लग कैसे रहा और इतना आ कैसे रहा, ये कैसे आता, क्या होता है, ये समझ नहीं। ये असल में देखें ये टैक्टिक्स होती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। असल में आपको खुद भी जाके देखें, आपको पता चलेगा कितने लोग बैठे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने कुछ फिल्में देखी थी, कुछ फिल्मों के साथ मैं गया, जिसके पहले शो में गया मैं एक सिनेमा में एक दोस्त के साथ, बता रहा को बड़ी कास्ट के साथ फिल्म थी वो। उसके बावजूद उसमें मुकम्मल जब हम बैठे थे, हमें 2 को मिला के मेरे ख्याल उनको 15-20 लोग मुश्किल से बैठे हुए। पहला शो था, जबकि पहला शो था। और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से पता चला, उसके बावजूद पता चला जी वो भरपूर कहते हैं वो, जैसे आमतौर पर हम बचपन में देखते थे कि मकरानी के डंडे खा के लाइन लगी होती थी और उछल कूद करके टिकट लेते थे, कि इस तरह भरपूर जो वो नुमाइश जा रही है, बड़े हाउसफुल जा रहा है। देखिए वो उस दौर में तो खैर अलग मल्टी ट्रैक्स है, उस पर बात कर रहा हूँ, एक लंबा वो अलग है, मतलब रिस्पॉन्स उसी तरह का। जबकि हमारी आज की फिल्म में वही बात है कि अब इतना सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी यहाँ फिल्म में वही बात है कि फिर अच्छा फिर आइटम सॉन्ग बड़े जरूरी डाल दिए। अब ये नहीं देखते कि यार आइटम सिर्फ फिल्म, पूरी फिल्म आइटम पे तो नहीं चलेगी ना वो। बिल्कुल कोई स्टोरी हमारा कंटेंट नहीं है, बिल्कुल हमारी फिल्मों में कोई कंटेंट नजर नहीं आता, बिल्कुल कोई स्टोरी। अब हर सीन अलग होता है, हर सीन अलग होता है। पता नहीं चलता कि गाना बीच में, गाना ऐसा लगता है कि गाना उठा के ये बीच में यार काट के ना बीच में ये गाना पेश कर दिया, पेश कर दिया, सब पता चल रहा होता है। मतलब अब तो अनजान लोग, मुझे कभी कभी हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं तो जब कॉलर्स वगैरह होते हैं वो बताते हैं कि वो पुरानी फिल्म देखी तो उसमें गाना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गाना जबरदस्ती घुसेड़ दिया, गाना उसमें जरूरत ही नहीं थी। तो ये ऐसा कर रहेगा तो फिर हमारी फिल्म कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे लोग हम फिल्म की तरफ आएंगे, कैसे जो थोड़ा बहुत आ रहे थे वो भी पीछे हटना शुरू हो गए फिर, क्योंकि उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई अच्छी फिल्म में भी अच्छा काम नहीं मिल रहा हमारे यहाँ। तो ये कैसे होगा, ये क्या होगा, कहानी कैसे बढ़ेगी आगे हमारी? अब उसके लिए तो देखिए मैं वही आपको बताऊं कि जो आदमी जैसे मिसाल के तौर पे टीवी का एक्टर है, वो टीवी के लिए टीवी का डायरेक्टर या टीवी का राइटर है, प्रोड्यूसर, वो तो एक ही पैटर्न पे चलेगा ना, चाहे आप उसको इंग्लैंड ले जाए, वो उसने वही पैटर्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसने सीखा ही उसने वही पैटर्न। तो हमें जिसने फिल्म से सीखा है वो लाएगा, कुछ चेंजेस वेंजेस करेगा। ठीक है, ये जितने भी टीवी के एक्टर्स और या जितने भी डायरेक्टर राइटर्स हैं उनमें से मेरे ख्याल अगर 2% लोग या 3% आगे बढ़ गए हैं जिन्होंने पिक कर लिया फिल्म का फार्मूला क्या होता है, फिल्म बनानी कैसे जैसे वो एक है क्या नाम है भी जिसकी भी वो फिल्म है ना, नबील, हाँ उन्होंने सीख लिया, वो पढ़ के बकायदा समझ गया। इसी तरह ये हुमायूं सईद लोगों ने भी अब पैटर्न आ रहा है, पैटर्न आज समझ गया कि फिल्म क्या है। तो ये चीजें सीखना जरूरी है हमारे यहाँ। तो अब फिल्में जैसे पास में कुछ बनी है, लोगों ने तो सिर्फ अपने प्रीमियर शो के लिए फिल्में ऐसे ही लगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जैसे वो शामिल ने सही कहा था कि कुछ लोग जो है वो मतलब लोगों के लिए अपने लिए फिल्म बना रहे हैं। जी जी जी, कि वो अपने लिए बनाते हैं और वो चलाते हैं और वो करते हैं, बनाते हैं, सबको अपने आप को पूरा कर लिया, अपना काम कर लिया, अपना वो कर लिया, बना लिया। सही करे, उनका बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड शामिल ने बात की, बड़ी अच्छी बात की। और हकीकत यही इस वक्त हो भी है, यही मसाइल चल रहे। तो खैर बहरहाल, तो अब आपकी आगे क्या प्लानिंग, आपकी इसके आर पार को अभी आप कब इसका रिलीज करने का? सितंबर में, मिड सितंबर में या
फर्स्ट वीक ऑफ सेप में करेंगे, अभी मुहर्रम के बाद करेंगे। मुहर्रम के बाद वो भी है जरा लोग, ताकि अपने मजहबी जो भी है तबके के लोग उससे फ्री हो, जरूरी है, वो हमारा एक हिस्सा है हमारा। तो उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो चुका होगा, लोगों का जरा गर्मी से भी थोड़ा सा, गर्मी भी बारिशों का मौसम है। अभी भी देखे ना, ईद पे दूसरे दिन सिनेमा बंद रहे सारे, हालांकि दोनों फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग नहीं आ सके इसकी वजह से। 12 लेकिन मैं फिर भी बात का किस्सा मुख्तसर खत्म करूंगा और यही कहूंगा कि देखिए उसमें 2-3 लोगों ने रोल अदा करना है पाकिस्तानी फिल्म को बढ़ाने के लिए। उनमें राइटर्स ने भी, उनमें एक्टर्स ने भी, फिल्म के जो नए स्टार बनाने, जो आप कह रहे हैं बात, बिल्कुल आपकी बात से मुत्ताफिक हूँ। उन लोग वो भी रोल हमें प्ले करना पड़ेगा, ऐसे लोगों पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उनको स्टार बनाने के लिए, वो भले नए फेसेस हो। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट बहुत बढ़ेगा, उसको सर्च नहीं कर रहे हम लोग, आगे बढ़ नहीं रहे ना। जी जी जी, वो लकीर के फकीर हुए हैं। हम लोग कि यार वो अगर 4 नाम चल रहे हैं तो कहते हैं इन्हीं को लेकर बना लो यार, वो फलाने इसकी फिल्म हिट हो गई, इसी को ले लो यार, वो इसकी फिल्म ये कंटेंट हिट हो गया, ये एक आदमी जो है वो एक बीवी है, वो दूसरी बीवी से दूसरे से इश्क कर रहा है, ये कंटेंट बहुत अच्छा यार, ये टॉपिक चल रहा है, इसी पे चल रहा है। हमारे वो लकीर के फकीर बने हुए। बात ही थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे, हमारे टैलेंट बहुत है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा टैलेंट दिया हर तरह से, तो थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हो सकता है अब थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएंगे तो जब भी तो कुछ कामयाबी। उसमें देखिए, उसमें सिनेमा व्यूअर जो है ना, उसको भी जरा नए लोगों को बर्दाश्त करने की रखना पड़ेगा। जब 10 आएंगे 10 में से 3 तो बन जाएंगे भाई, जब आप कबूल करें उनको। आप जब आगे बढ़ेंगे तो लोग भी आगे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल। जब हम लोगों को इस बात की तरफ लेकर आएंगे कि देखो अगर आप फिल्म देखना चाह रहे हैं, फिल्म सिर्फ फिल्म रियली एक मतलब ओरिजिनली फिल्म चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़े तो लोग बढ़ेंगे। अब जब हम कहते हैं हम खुद भी कुछ ना करें, अवाम सब कुछ अवाम कैसे करेगी। और दूसरा ये कि हम ऐसे बीच में मंदार में फंसे हुए ना, हम एक तरफ ईरानी फिल्म में फंसे हुए, आधा वो बनाते हैं, आधा हॉलीवुड बनाते हैं, आधा बॉलीवुड बनाते हैं। सर बस क्या, तो बस अल्लाह बेहतर करेगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, और ये जितने भी आपके व्यूअर फॉलोवर्स हैं, कुछ तो मैसेज है नदीम अब्बास से, कहते क्या हाल है आपका जनाब, अल्लाह का शुक्र जी, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। और AR जौहर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और सलीम दाद AR जौहर की जानिब से जी सलाम किया उन्होंने आपको, और बहुत अच्छा लगा सलीम भाई। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसी तरह। थोड़ा सा बात है कि देखिए ये आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो आपने काम किया और जो करने वाले वो ये है रियली, मैं इसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि ये है फिल्म। जब फिल्म के लिए सिर्फ फिल्म के लिए काम करे ना, वो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जो ड्रामे से फिल्म की तरफ आ जाए तो मैं उसको मैं तो यहाँ आते तो मैं बोलता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि वो ड्रामा ही, ड्रामे को रहने दो, उसको बड़ी स्क्रीन, उसकी स्क्रीन बड़ी नहीं करो, उसको छोटी पे रहने दो, वो छोटी पे मजा दे रहा है वो। तो फिल्म के लिए आप आएंगे तो यकीनन आप अपने मुल्क के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहिए। आपकी कुल्फी भी कामयाब है, सही तरह जम जाए कुल्फी वो जी, अभी तो फिर कुल्फी खाएंगे सब मिलके। और आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, और हम सबकी दुआएं और हम सबका साथ भी आपके साथ है बिल्कुल। हम जब जरूरत पड़ेगी FM मंडी पाकिस्तान आपके साथ बिल्कुल मौजूद है, आपकी इस प्रोडक्शन के लिए, आपके हवाले से थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर की रात को 1 बजे, और इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।